हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय शिक्षा यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और आज से हमारा शुरू हो रहा है यूनिट थर्ड। आज से हमारा यूनिट थर्ड शुरू हो रहा है, यानी यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड को बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट को, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये बस ये समझिए कि कोई भी एक पॉइंट नहीं छोड़ा गया है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एग्ज़ाम से पहले जाकर देख लीजिएगा, वो आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक, तो देखिए कि आज हमें पढ़ना क्या है, यानी हमें यूनिट थर्ड में पढ़ना क्या है। यूनिट थर्ड में आज हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय शिक्षा की रणनीतियाँ, यानी स्ट्रेटजीज फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इन्वायरमेंट एजुकेशन के लिए कौन कौन से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, कौन कौन सी रणनीतियों के द्वारा हम दूसरों को या लोगों को पर्यावरणीय शिक्षा दे पाएंगे। ठीक, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे कुछ पूछा था उसका मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, वो थोड़ा सा ह्यूमन एरर था। मैंने कहा था कि अर्थ डे का थीम क्या है, तो अर्थ डे का थीम था कि इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, जबकि इस बार का जो था इन्वायरमेंट डे का, इन्वायरमेंट कब होता है, इन्वायरमेंट डे 5 जून को, इस बात का भी ख्याल रहे, इसको नहीं बताया था। और हमारा अर्थ डे 22 अप्रैल को। ठीक, इन्वायरमेंट डे का थीम था, ये था कि हैशटैग या फिर दोनों के हैशटैग लगा सकते हैं। इसका थीम था कि ओनली वन अर्थ, ये था। अब बायोडाइवर्सिटी बताया था, बायोडाइवर्सिटी था कि बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, ये था हमारा बायोडाइवर्सिटी का। तो देखिए, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। वैसे मैंने एक मैसेज पिन कर दिया था ताकि लोग उसको देखकर अपना सुधार कर लें, क्योंकि भाई हम नहीं चाहते हैं कि अगर आपने यहाँ से पढ़कर आप टेट का एग्जाम दिए, क्योंकि ये सब पूछता है, ऑब्वियसली पूछ देगा, थीम पूछ देगा, कब मनाया जाता है इसको पूछ देगा। तो हम नहीं चाहते कि आपका एक नंबर से रह जाए, क्योंकि जब लोग 89 पर रुक जाते हैं ना, तो उनकी सांस आगे पीछे होने लगती है कि अब क्या करें, एक नंबर से रह गया। क्योंकि जस्ट मेरे एक दोस्त थे, मेरे एक मित्र थे, बहुत ही क्लोज मित्र थे, उनका 89 पर ही रुक गया था यूपी टेट। अब वो रोज़ मेरे को फ़ोन करके परेशान करते थे, परेशान क्या, परेशान अपना रोते थे कि कैसे होगा, क्या होगा, तमाम किस्म की बातें। मैं उनको हमेशा बार बार सतर्क देता था कि नहीं, हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन जो थे वो कोर्ट में गए हुए थे। तो मान लीजिए उनका क्लियर हो गया। ठीक, तो चलिए अब शुरू करते हैं कि पर्यावरणीय शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए रणनीतियाँ। देखिए, यहाँ पर इतनी सारी रणनीतियाँ यानी विधियाँ, मेथड दी गई हैं, ताकि जिनका हम उपयोग करके एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, यानी सब किस प्रकार से एज ए टीचर, जिसका उपयोग करके हम लोगों को पर्यावरणीय शिक्षा या छात्रों को पर्यावरणीय शिक्षा दे सकते हैं। तो यहाँ पर है व्याख्यान विधि, और है परिचर्चा यानी डिस्कशन मेथड, अगला है कि प्रायोजन यानी प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। चौथा है हमारा अनुरूपण यानी सिमुलेशन मेथड, पांचवा है हमारा समस्या समाधान विधि यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, छठवां है हमारा पूछताछ विधि यानी इंक्वायरी मेथड, सातवां है हमारा कार्य क्षेत्र विधि यानी फील्ड वर्क मेथड। देखिए, इन सब चीज़ जितने यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं, इन सबको आपको पढ़ना है। पर चूँकि आपको पता है कि JNCU का 8 जुलाई से एग्ज़ाम है, तो मैं चाहता हूँ कि उन लोग भी अधिक से अधिक अपना इस क्लास का लाभ उठा सके। तो अब ये आपके ऊपर है कि इसमें से कौन कौन सा चूज कीजिए आप कि कौन सा महत्वपूर्ण है। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, आप बताइएगा। मैं आज सिर्फ इसको या फिर हो सके तो इन दो को लेकर चलूँगा, किसी एक विधि को। इनमें से कुछ विधि को ही हम लेंगे इंपॉर्टेंट मानते हुए। मुझे लगता है कि ये अनुरूपण पूछ सकता है, और इंक्वायरी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये कार्य क्षेत्र विधि, परिचर्चा विधि, लेक्चर विधि भी पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना विधि है, तो इसको भी पूछ सकता है। यानी ये हो गया चौथा, हमारा पहला हो गया, चौथा हो गया, और मैंने कहा था ये छठवां। मेरे हिसाब से ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। अगर आपको फिर भी पढ़ना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सी और विधि आपको पढ़नी है, आपको बता दी जाएगी। ठीक, तो ये रही बात रणनीति के बारे में कि कितने प्रकार की मेथड हैं जिनका हम उपयोग करके हम पर्यावरणीय शिक्षा लोगों को और छात्रों को दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले, इन रणनीतियों को चूज करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना पड़ेगा,
ताकि हमारी जो शिक्षण पद्धति है, शिक्षण है, वो बहुत ही उत्तम तरीके से होता है, प्रभावशाली हो। ठीक, तो यहाँ पर लिखा गया है कि शिक्षण पद्धति का चुनाव करते समय सावधानियाँ, कौन कौन सी सावधानियाँ अपनानी चाहिए शिक्षण पद्धति को चुनाव करते समय। यहाँ देखिए, यहाँ पर 7 विधि है, इनमें से किसका चुनाव आप करेंगे, इसके लिए यहाँ पर दिया गया है। लिखा है कि छात्र क्रियाशील बने रहें, यानी आप ऐसी शिक्षण विधि का, ऐसी शिक्षण प्रविधि का, पद्धति का आप चुनाव करेंगे जिसमें छात्र क्रियाशील बने रहें। आप लेक्चर मेथड को उठा लिए, आपको बहुत अधिक मात्रा में लेक्चर देने के नहीं आता है। जैसे मुझे लेक्चर देना पसंद नहीं है, अधिकतर मैं लेक्चर देने में बहुत ही ख़राब हूँ। नितेश सर, आनंद सर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको लेक्चर विधि के द्वारा ही पढ़ा देंगे, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा अजीब लगता है, तो मैं चूज करूँगा इस शिक्षण विधि को नहीं चूज करूँगा। तो मैं अगर चूज करूँगा आपको पढ़ाने के लिए, तो मैं चलूँगा प्रोजेक्ट मेथड पढ़ाऊँगा, या फिर सिमुलेशन हो गया, या प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब मेथडों से पढ़ाऊँगा, ताकि जो मेरे बच्चे जो हैं वो क्रियाशील हो सकें, हमेशा एक्टिव रहें। मैं ऐसी शिक्षण विधि का उपयोग करूँगा या फिर चुनाव करूँगा। ठीक, दूसरा है कि शिक्षक छात्र को विषय वस्तु को पढ़ाने हेतु प्रेरित करें। देखिए, शिक्षक छात्र को हम ऐसी शिक्षण पद्धति का चुनाव करेंगे जो शिक्षण और छात्र दोनों को विषय वस्तु यानी कंटेंट को पढ़ाने हेतु प्रेरित करें। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि जो टीचिंग एड्स वाले जो के साथ जो पद्धति होती है, मेथड होती है, मैं उसको ज़्यादा प्रीफर करूँगा, क्योंकि जब बताकर, फोटो दिखाकर, फिगर दिखाकर जब बताते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और छात्र खुद भी इंटरेस्ट लेगा अगर उसको उपयोग किया जाएगा। और छोटे बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर भूगोल बता रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि भारत का नक्शा बना देता हूँ, इवन भूगोल पूरा विश्व का नक्शा बना दूंगा, कोशिश करूँगा, भले ही टेढ़ा मेढ़ा बनेगा लेकिन भारत का नक्शा बना दूंगा। उसके बाद मैं बताऊँगा कि दिल्ली कहाँ है, लखनऊ कहाँ है, या मुंबई कहाँ है, या हिमालय कहाँ है, एवरेस्ट कहाँ है, यानी इन सब चीज़ों पर मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा। ठीक, तो इससे क्या होगा, ये भी मुझे भी बहुत प्रेरित करता है कि मैं इस विधि का प्रयोग करके मैं पढ़ाऊँ, बशर्ते कि लेक्चर विधि द्वारा बस लिखवा दूँ कि हिमालय उत्तर में है, कन्याकुमारी दक्षिण में है। छात्र को पता ही नहीं है, भारत का नक्शा कभी देखा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि कहाँ पर हिमालय है, कहाँ पर कन्याकुमारी है। तो मैं एक नक्शा बना दूंगा जिससे ये पता लग सके, बहुत ही गंदा है फिर भी ये पता लग सके कि कहाँ पर कन्याकुमारी है, कहाँ पर हिमालय है। ठीक, अगला है कि शिक्षण पद्धति के चुनाव में लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी और परिवर्तनशील हो। ठीक, मान लीजिए कि मैं इस विधि के द्वारा पढ़ा रहा हूँ, ये विधि थोड़ा सा टाइम गेनिंग है, क्योंकि चित्र के द्वारा समझाने, मैपिंग के द्वारा समझाने में क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करता है। तो हम ऐसी शिक्षण विधि का चुनाव करेंगे, शिक्षण पद्धति का, जो लचीला हो यानी फ्लेक्सिबिलिटी हो, परिवर्तनशील हो। मैं कोशिश करूँगा कि इसको परिवर्तन भी कर सकूँ, क्या कि मैं उसमें लेक्चर विधि के द्वारा भी, अगर जैसे टाइम कम पड़ रहा है तो मैं लेक्चर लगा देने। ठीक, अगला है कि शिक्षण, लिखा है कि विषय वस्तु के अनुसार शिक्षण पद्धति का चयन हो, यानी कि अब कौन सी चीज़ पढ़ा रहे हैं इसके हिसाब से आपका हो क्या शिक्षण पद्धति चूज किया जाए। जैसे अगर आप बता रहे हैं प्रदूषण बता रहे हैं, तो या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट बता रहे हैं, सबसे बढ़िया है ग्रीन हाउस इफेक्ट बता रहे हैं, तो आप लेक्चर विधि से बताएंगे, बच्चे के सर से ऊपर से चला जाएगा। इवन मैं भी जब पढ़ता हूँ तो जब ग्रीन हाउस इफेक्ट मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता, किताब में पढ़ता था उसमें लिखा रहता कि हाँ ऐसे चीज़ें आती है, इससे जाती है, बिल्कुल समझ नहीं आता था। लेकिन अगर वहीं पर क्या है, प्रोजेक्ट मेथड से या फिर ऑडियो वीडियो से दिखा दिया गया, तो उसमें दिखाता है कि कैसे सूर्य की किरणें आती हैं, कैसे जाती हैं, कैसे रुकती हैं। इन सब चीज़ों से क्या हुआ कि मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। उसीलिए वही यहाँ पर दिया गया है कि विषय वस्तु के अनुसार, यानी जो कंटेंट है, अगर आप ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा रहे हैं तो आपकी शिक्षण विधि लेक्चर विधि तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रहे। ठीक, ये सब सावधानियाँ आपको बताई जा रही है। आगे है कि शिक्षण पद्धति के अनुरूप ही सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड का उपयुक्त हो। भाई जो भी शिक्षण पद्धति आप यूज कर रहे हैं उसी के अनुसार सहायक सामग्री यूज हो। यानी आप अगर पढ़ा रहे हैं प्रोजेक्ट मेथड, तो आप पता चला कि कुछ ना कुछ लेके आए, यानी न मैप लेके आए, न ग्लोब लेके आए हैं, इन्वायरमेंट में भी ये सब का काम पड़ता है, तो इसका मतलब ये है। और अगर आप प्रोजेक्ट मेथड पढ़ा रहे हैं तो ये सब लेके आए नहीं, और लेक्चर मेथड लेके आए उसमें लेकर आ रहे हैं। यानी आपको शिक्षण पद्धति के अनुरूप ही सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड्स
का प्रयोग करना होगा। ठीक, ये रही बात। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या है व्याख्यान विधि। हम देखते हैं कि क्या है हमारा व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड। देखिए लेक्चर मेथड का ये परिभाषा दिया गया है और यहाँ पर उपयोग दिया गया है, लेकिन लेक्चर मेथड का अर्थ जान लीजिए। लेक्चर मेथड का अर्थ है कि लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि ये सबसे पुरानी पद्धति है, जैसे कि पता है, और मोस्ट ऑफ यूज भी किया जाता है हमारे हायर एजुकेशन में। तो लेक्चर विधि के द्वारा ही सारी कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। आप देखते होंगे टीचर आएंगे यानी प्रोफेसर आएंगे, वो लेक्चर देखे चले जाएंगे, वो आपके लिखवाएंगे नहीं, कभी कभी तो बिना किताब के ही आते हैं, बस बोल कर चले जाते हैं। अब आपको अपने मन से लिखना है कि आप कितना कैच करते हैं। इसमें क्या होता है कि छात्र जो होता है वो निष्क्रिय होता है और टीचर जो होता है वो सक्रिय होता है। छात्र जो होता है वो श्रोता होता है और टीचर जो होता है वो स्पीकर होता है। ठीक, ये रही कुछ बात हमारे व्याख्यान विधि के बारे में। यहाँ पर थॉमस एम रिस के अनुसार क्या परिभाषा है व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड का, इसको देखते हैं। इन्होंने कहा है कि व्याख्यान उन तथ्यों या सिद्धांतों तथा अल्प संबंधों का स्पष्टीकरण जिनको शिक्षक चाहता है कि उसके सुनने वाले उसे समझे। यानी ये बोल रहा है कि लेक्चर इज एन एक्सपोजिशन ऑफ फैक्ट, प्रिंसिपल और अदर रिलेशनशिप दैट टीचर विशेस हिज हियरर्स टू अंडरस्टैंड। इसमें शिक्षक ये चाहता है कि जो भी तथ्य, सिद्धांत या अल्प संबंध जो भी हैं वह इस व्याख्यान विधि के द्वारा शिक्षक ये चाहता है कि उसके सुनने वाले श्रोतागण हैं यानी छात्र हैं वो इसके बीच में संबंध को समझे। ये सबसे पुरानी पद्धति है और यूज हमेशा होती रहती है। ठीक है, आगे है कि जेम्स एम ली के अनुसार, यानी जेम्स एम ली ये के अनुसार व्याख्यान एक शिक्षण शास्त्रीय पद्धति है, यानी ये बहुत ही एक कल्चरल ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें शिक्षक औपचारिक व नियोजित रूप से किसी प्रकरण पर भाषण देता है, लिखा है भाषण देता है। देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी एक टॉपिक शिक्षक उठा लेगा, टीचर कोई भी एक टॉपिक लिया उसके बाद भाषण देना शुरू कर दिया, यानी लेक्चर शुरू हो गया। सुने होंगे कि लेक्चर देकर चले गए, या फिर आप विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में कहा कि चलो यार लेक्चर अटेंड कर लेते हैं प्रोफेसर का या टीचर का लेक्चर अटेंड करते हैं। तो इसका मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पर हायर एजुकेशन पर हम लेक्चर ही बात हुई, मतलब कल क्लास अटेंड कर लेते हैं, क्लास में इतना लिखना होता है। तो ठीक यही है हमारा क्या है कि व्याख्यान विधि की परिभाषाएं इन थॉमस एम रिस के अनुसार और यहाँ पर है जेम्स एम ली के अनुसार। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं कि व्याख्यान विधि के उपयोग कैसे हैं। ठीक, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। लिखा है कि छात्रों के समय की बचत हेतु इस विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे बताया गया था कि आप जैसे चिल्ला रहे हैं, आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर जल्दी से कंप्लीट कराइए, जल्दी से कंप्लीट कराइए। तो जैसे मैंने बताया कि नितेश सर क्या कर रहे हैं कि वो व्याख्यान विधि का बहुत या लेक्चर मेथड का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं क्योंकि वो उसमें पारंगत हैं और वो दे भी देते हैं। आनंद सर क्या है कि वो आराम से लेक्चर विधि के द्वारा समाप्त कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि समय की बचत होती है। क्यों? क्योंकि एक उठाएं, उसका जितना मैं लिखवा रहा हूँ, जितना टाइम लग रहा है वो उतना बोल कर लिख देंगे, बोलते हुए आपको समझा देंगे। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको कितना कैच कर रहे हैं। ठीक, तो इसका उपयोग ये होता है कि इस छात्रों के समय की बचत होती है जिससे आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट भी होता है। ठीक, आगे है कि नवीन पाठ के प्रस्तावना से परिचित कराने के लिए। देखिए कुछ भी हो, भले ही मैं कह रहा हूँ कि लेक्चर मेथड का मैं प्रयोग नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे शिक्षण, मेरे टीचिंग में भी लेक्चर मेथड है। जैसे मैं समझा रहा हूँ या फिर कोई भी नया टॉपिक शुरू करता हूँ तो उससे पहले 1 मिनट या 1.5 मिनट, 2 मिनट का जो मैं शुरुआत में जो उसका प्रस्तावना बताता हूँ, जो फ्रेमवर्क तैयार करता हूँ, बस वही लेक्चर मेथड है। यानी जो मैं शुरू में बताता हूँ कि नवीन पाठ आज हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय शिक्षा की रणनीतियाँ, यानी पर्यावरणीय शिक्षा की रणनीतियाँ क्या हैं, किस प्रकार से उपयोग है, यानी ये सब चीज़ें क्या हैं, ये लेक्चर मेथड के है, यही सब है। यानी एक न्यू लेसन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम लेक्चर मेथड का उपयोग करते हैं। ठीक, इसका लिखा है कि इसका प्रयोग किसी भी बड़ी इकाई अथवा लंबे प्रकरण को पुनर्वलोकन में आवश्यक है। देखिए हुआ ये था कि जब हम लोगों ने शुरुआत में जब पढ़ाना शुरू किया था तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा पेपर था, बहुत 3-4 पेपर था, 4 पेपर है, उसमें से अब ये चूज करना था कौन क्या पढ़ाएगा। नितेश सर बोले कि ठीक है
चूँकि उनका ग्रेजुएशन मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, तो उन्होंने कहा कि मैं साइकोलॉजी चूज करता हूँ। तो वो आई, वो अपना लेक्चर मेथड से पढ़ा लेंगे। फिर क्या आया कि दर्शन यानी फिलॉसफी कौन पढ़ाएगा, तो फिलॉसफी तो मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं इतना लेक्चर दे भी नहीं पाऊंगा, और कौन कैसे समझा पाएगा, मेरे बस की बात नहीं। तो उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया आनंद सर, वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझाए हैं। अब अगर नहीं देखे हैं, अब इस समय जुड़े हैं, तो आप पिछले के वीडियो जाके देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आनंद सर बताए हैं। और क्योंकि उसमें समझाने, क्योंकि उसकी इकाइयाँ बहुत ही बड़ी बड़ी हैं, उसमें लंबे प्रकरण हैं, आदर्शवाद पर शुरू किया गया तो शुरू कर दिया, उसमें कुछ लिखाने की जरूरत नहीं है या फिर कुछ प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ समझाना जाता है। ठीक, तो लेक्चर मेथड के द्वारा बड़ी इकाई और लंबे प्रकरण को क्या कहते हैं पढ़ाने में ये आवश्यक है। ठीक, ये रहा इसका उपयोग। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या अन्य उद्देश्य हैं। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब हम देखते हैं कि क्या है हमारे व्याख्यान विधि के लाभ, सीमाएं और सुझाव, यानी लेक्चर मेथड के उपयोग करने के क्या लाभ हैं, और भाई सीमाएं भी होती हैं, कुछ लिमिटेशंस है, लिमिटेशन और एडवाइस, क्या क्या उसके लिए सजेशन है। ठीक, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है लाभ, यानी कि क्या इसके लाभ हैं लेक्चर मेथड उपयोग करने का। लिखा है कि विषय वस्तु को संगठित यानी ऑर्गेनाइज्ड करके क्रमबद्ध ढंग से पढ़ाया जाता है। इसका एक लाभ ये है कि जो भी कंटेंट है उसको एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके और क्रम सिस्टमेटिक वे में पढ़ाते हैं। ठीक, अगला है कि दूसरा है कि कम समय में अधिक छात्रों को ज्ञान दिया जाता है। देखिए लेक्चर मेथड के जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं प्रयोग नहीं करूँगा, लेकिन ऐसी बात नहीं कि मैं लेक्चर मेथड का प्रयोग नहीं करता हूँ। अब मान लीजिए कि मैं कुछ 10-20 लड़कों को पढ़ा रहा हूँ, तब मैं अपना प्रोजेक्ट मेथड का यूज कर सकता हूँ और लोग बच्चों से इंटरेक्ट कर सकता हूँ या फिर डिस्कशन मेथड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे बड़ी कक्षा दे दी जाए और 150-200 बच्चे इसमें बैठे हों, तब मुझे मजबूरी होगी कि मैं वहाँ पर लेक्चर मेथड का प्रयोग करूँ। तो इसका लाभ ये है, लेक्चर मेथड का लाभ ये है। और देखिए अगर मैं ग्रुप बना करूँगा कि ठीक है मैं 20-20 का ही ग्रुप लेकर करता हूँ और मैं प्रोजेक्ट बेसिस पे ही बनाऊँगा, मैंने बताया था कि क्या है उसका कि वो फ्लेक्सिबल शिक्षण पद्धति क्या हो, वो फ्लेक्सिबिलिटी हो, परिवर्तनशील हो, यानी वो परिवर्तित किया जा सके। लेकिन मैं उसी पर अडिग रहूँगा कि नहीं मैं प्रोजेक्ट मेथड के ही पढ़ाऊँगा, भले ही कितने दिन लग जाएं एक सब्जेक्ट को ख़त्म करने में, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो भाई यहाँ लेक्चर मेथड के लाभ एक ये है कि यहाँ पर कम समय में अधिक छात्रों को ज्ञान दिया जाता है। इसका लाभ ये है भाई कम समय में मैं मैक्सिमम छात्रों को ज्ञान दे सकता हूँ। लिखा है कि यह विधि अध्यापक के व्यक्तित्व, लिखा है पर्सनालिटी को प्रदर्शन करती है। लिखा है कि जो टीचर या जो शिक्षक जितनी अच्छी तरीके से लेक्चर मेथड का उपयोग करता है, जितनी अच्छी तरीके से लेक्चर मेथड का उपयोग करके बच्चों को समझा लेता है, छात्र को समझा लेता है, लोग समझते हैं कि ये बहुत ही अच्छा शिक्षक है। जैसे मैंने बताया कि आनंद सर बहुत अच्छी तरीके से, आप उनका लेक्चर देखिए प्रीवियस फर्स्ट सेमेस्टर का फिलॉसफी का, आप जमाने की हाँ वो हैं, उनका पर्सनालिटी है। आप मनोविज्ञान का देखिए नितेश सर का, वो भी बताएं बहुत अच्छी तरीके से। या सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ें तब भी कितने अच्छी तरीके से बताते हैं। यानी वो लोग उन लोग का लेक्चर मेथड के द्वारा उन लोग का क्या व्यक्तित्व निखर कर आता है, उनका व्यक्तित्व का प्रदर्शन होता है इसके द्वारा। ठीक ना, ये सिर्फ हम ही इन्हीं दोनों लोग पर नहीं, ये आपके ऊपर भी लागू है, ये संसार के सभी लोगों पर लागू है। ठीक, कि लेक्चर विधि के द्वारा अध्यापक का व्यक्तित्व का प्रदर्शन होता है। इसका लाभ ये है, इससे पता चल जाता है कि भाई टीचर जो है वो कैसा है पढ़ाने में। मान लीजिए कोई इवैल्यूएशन कर रहा है तो अब टीचर पढ़ा रहा है, तो अगर जैसे मेरे जैसा होगा तो थोड़ा सा रुक के या फिर कॉन्फिडेंस में कमी के जैसे पढ़ाएगा। और ये अगर लेक्चर मेथड का उपयोग कर रहा है तो वो लगातार बोलते हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से, कितनी भी भीड़ हो वो अपना संभाल लेगा। अब मुझे आदत है कि मैं छोटे स्तर या फिर छोटे ग्रुप को पढ़ा सकता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, तो अब बड़े ग्रुप में गया तो मैं नहीं उपयोग कर पाऊंगा। यानी इससे क्या होता है कि व्यक्तित्व का प्रदर्शन होता है। ठीक, आप इसको अपने से भी रिलेट कर सकते हैं। अगला कि अब इसकी सीमाएं क्या हैं। भाई इसके लाभ हैं तो सीमाएं भी हो गए, ऑब्वियसली लिमिटेशन है। लिखा है कि बाल केंद्रित न होकर यह शिक्षक केंद्रित है। ये शिक्षक केंद्रित है, सबसे ज़्यादा इसकी डिफेम ये है, इसकी सीमाएं लिमिटेशन ये है कि ये शिक्षक केंद्रित है। यानी इसमें शिक्षक अपने मन का बोलते रहता है, अब छात्र को बस सुनना पड़ता है। यानी यह स्टूडेंट सेंटर्ड ना होकर ये टीचर सेंटर्ड है। ठीक, अगला है कि शिक्षक के व्याख्यान को काफ़ी छात्र
समझ नहीं पाते हैं। यानी होता यह है कि आपको बता दूं कि एक कमेंट आया था पिछले सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में, क्या था कि जैसे मैंने बताया कि आनंद सर लेक्चर मेथड भी अच्छे देते हैं, लिखवा के भी करते थे, लेकिन नितेश सर क्या वो मैक्सिमम लेक्चर मेथड देने का प्रयोग करते थे। तो कमेंट आया कि सर आप भी आनंद सर के जैसे लिखकर बोर्ड पर लिखकर बताइएगा। कहने का मतलब ये है कि अब उनको क्या है, लेक्चर मेथड समझ में नहीं आ रहा है। तो यही है कि शिक्षक के व्याख्यान को काफ़ी छात्र समझ नहीं पाते हैं, ठीक, और मैक्सिमम लोग नहीं समझ पाते हैं कि टीचर क्या बोल रहा है, और बोर भी हो रहे हैं। कितने लोग तो उसी में सो जाते हैं क्लास में ही, अगर बड़ी कक्षा है तो कितने लोग पीछे सो जाते हैं कि यार क्या लेक्चर दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। अगला है कि शिक्षक के व्याख्यान में कही गई सभी बातों को छात्र सही मान लेते हैं। अब इसका क्या है कि भाई लेक्चर मेथड जब मुझे 1 घंटे 45 मिनट का क्लास लेना है और लेक्चर मेथड के द्वारा लेना है, मुझे क्या है मार्कर नहीं उठाना है, चौक नहीं उठाना है, बोलते हुए जाना है, तो कभी कभी क्या होता है कि उस कंटेंट को पकड़ लाने के लिए ऐसी बहुत सारे उदाहरण और बहुत सारी चीज़ें को इंक्लूड करना पड़ा ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो सके और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हो। तो इससे क्या होता है कि अब देखिए वो उदाहरण देने के लिए दिया जाता है, लेकिन क्या होता है कि सभी छात्र उसको सही मान लेते हैं कि हाँ ऐसा होता होगा। लेकिन होती क्या है कि कुछ चीज़ें उसमें इमेजिनेशन भी होती है, जो टीचर पढ़ाते हैं उसमें कुछ चीज़ें इमेजिनेशन वाली भी होती है। तो इसमें एक डिफेम ये है, इसका एक लिमिटेशन ये है कि मैक्सिमम छात्र ये होते हैं क्या कहते हैं हाँ इसका मतलब ये सही है, सर कह रहे हैं वो सही बात है। अब वो अगर कोई विवादित मुद्दा होगा, अगर सर ने कोई बात कहा है, लेकिन किसी टॉपिक पर कहा है, अपना लेक्चर दिया है, वो जाकर सुनकर घर उस बात पर लड़ रहा है कि नहीं मेरे सर कहें ऐसे न ऐसे, कि इस बात ये गलत है, ये सही है, मतलब जो भी कुछ भी हो। तो उससे क्या है कि वो भले ही टीचर किसी दूसरे सेंस में कहे होंगे, समझाने के लिए कहे थे, लेकिन क्या है कि सभी छात्र उसको सही मान लेते हैं। तो ठीक है, इसका लिमिटेशन ये है कि शिक्षक के व्याख्यान में कही गई सभी बातों को छात्र सही मान लेते हैं। अगला है हमारा लास्ट है कि शिक्षक व्याख्यान देते समय विषय से भटक जाते हैं जिससे उद्देश्य पूरा नहीं होता। इसका एक लिमिटेशन ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि व्याख्यान लेक्चर देते देते लोग लगते हैं अपने घर की बात करने, लोग लगते हैं टीचर लगते हैं अपने रिश्तेदारों की बात करने, यानी वो सब्जेक्ट से हट जाते हैं थोड़ा सा उसको लेने के लिए, यहाँ वहाँ से उधार लेने के लिए जाते हैं, लेकिन क्या पता कि उसी में रह गए। आपने अगर अटेंड किया, ऑब्वियसली अटेंड किया होगा, तो आपने प्रत्यक्ष आपको पता होगा कि हाँ कोई ना कोई ऐसे टीचर जरूर होंगे कि आपको लेक्चर देते देते पता चला कि चले गए वहाँ पर। हमारे खुद पढ़ाते थे एक टीचर, वो बता रहे हैं, दर्शन पढ़ाते थे, पता चला कि लगे समाज की बातें करने, लगे अपनी बेटी की बात करने, लगे अपने बेटों की बात करने, ठीक है। तो वो क्या, अब फिर उसके बाद समय जब घंटी लगती थी, ठीक है उसके बाद हम कल पढ़ेंगे, बोल रहे हैं कि सॉरी एक यूनिट नहीं समाप्त कर पाए थे, वो बस थोड़ा सा बताकर उसके बाद शुरू हो जाते थे। चलिए ये इसका लिमिटेशन है। अगला है कि सुझाव, यानी अब देखिए क्या है सजेशन। भाई लेक्चर मेथड को बेटर बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सुझाव यहाँ पर कुछ दिया गया है। लिखा है कि शिक्षक अपनी व्याख्यान विधि को थोड़ा प्रजातांत्रिक बनाए। प्रजातांत्रिक बनाए इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, प्रजातांत्रिक का मतलब होता है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब होता है कि जिसमें सभी लोग समान रूप से समान होते हैं, ठीक, सभी लोग की भागीदारी होती है। कहने का मतलब ये है कि अपने लेक्चर मेथड में टीचर क्या करे, जैसे यहाँ पर लिखा है कि बाल केंद्रित ना होकर शिक्षक केंद्रित होती है, तो कोशिश ये करे टीचर कि अगर वो व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहा है, लेक्चर मेथड का प्रयोग कर रहा है, तो वो थोड़ा बहुत स्टूडेंट से भी पूछताछ कर ले, क्वेश्चन पूछ ले उन लोग से, ठीक, उनका भी इंटरेक्ट होता रहेगा ना। तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट भी क्या होते हैं वो एक्टिव रहेंगे और वो प्रजातांत्रिक रहेंगे, ठीक, नहीं मतलब एक्टिव रहेंगे, और इससे क्या होता है कि मेथड हमारा लेक्चर विधि वो बहुत ही इफेक्टिव होता है, ठीक। अगला क्या है कि छात्रों की आयु मानसिकता स्तर को ध्यान रखना चाहिए। अब भाई टीचर हुए, उनको लेक्चर में देना है, अब वो एक तो ऐसे ही लेक्चर मेथड पुरानी ट्रेडिशनल मेथड है, तो आप क्या करेंगे, शुरू कर दिए वही पुराना कोई यानी किताबी भाषा या फिर पुराना कोई बात लेकर चल दिए। लेकिन इससे क्या होता है कि भाई आप उस उम्र के हो, स्टूडेंट तो उस उम्र का नहीं है, तो आप कोशिश ये करिए कि उसकी छात्रों के आयु मानसिक स्तर के ध्यान में रखकर करिए। जैसे कि मैं कोशिश करता हूँ, मेरी तो उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँ, जैसे मैं हूँ, मुझे ज़्यादा टेक्निकल बातें समझ में आती है, इसलिए मैं आप देखते होंगे कि मैं अधिकतर गैजेट्स, मूवी, यानी जो करंट सिचुएशन जो चलते हैं सिनेरियो की, इन्हीं की बातें करता हूँ, ताकि
क्या होता है कि मुझे लगता है कि जैसे मैं वहाँ आपके स्थान पर बैठकर पढ़ रहा हूँ, तो जैसे मुझे इस बात को समझ में आया है, इस समझने में, सेम आपको भी इस बात को या फिर इस पॉइंट को इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि ज़्यादातर मोबाइल, गैजेट्स या फिर मूवी वगैरह हो गया, यानी जो करंट सिनेरियो चल रहा है उस पर ज़्यादा एग्जाम्पल फोकस देने की कोशिश करता हूँ। ठीक, यही है, मैं छात्रों की कोशिश करता हूँ कि आयु मानसिकता के अनुसार, जैसे मेरी मानसिक स्तर है भाई लो लेवल पर हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ इस स्तर पर मैं, क्या पता अगर 20-25 लोग भी होंगे तो समझ जाएंगे, और जो हाई लेवल वाले तो कैसे भी समझ लेंगे। ठीक, अगला है कि व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है कि भाई एक सब छात्र तो एक जैसे होते नहीं हैं, तो कुछ लोग को गैजेट्स में इंटरेस्ट नहीं होता है, कुछ लोगों को गैजेट्स में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो जस्ट वही है तो कि मैं मॉडर्न भी लेकर चलता हूँ और थोड़ा सा ट्रेडिशनल भी लेकर चलता हूँ। मैं रियल लाइफ, इसलिए मैं अपनी जानबूझकर या फिर रियल लाइफ एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कि भाई रियल लाइफ एग्जांपल तो सभी के साथ घटित होता है। तो इसलिए ये क्या है कि व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर अगर लेक्चर मेथड का उपयोग किया जाए तो ये बेटर और इफेक्टिव हो सकता है। अगला हमारा सबसे लास्ट है कि उदाहरण, कहानी आदि का प्रयोग करके, बस वही है कि पढ़ाते पढ़ाते अब क्या करिए, उदाहरण का प्रयोग करिए, थोड़ी बहुत कहानी उसमें ऐड कर दिए, तो इससे क्या होता है कि इंटरेक्शन, छात्रों के बीच में इंटरेक्शन होता है और छात्र भी बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड रहते हैं कि सुनने के लिए। ऐसे बोर होकर सुन रहे हैं, हाथ रखकर गाल पर, फिर पता कि उसमें कहानी आ गई तो बच्चे क्या होता है, कहानी सुनने में बहुत तेज होते हैं, तो कहानी सुनने लगे, तो फिर से उनका क्या होता है, बोरियत दूर हो गई, तो यानी अब फिर से वो लेक्चर मेथड पर आ सकते हैं। तो ये सब सुझाव के द्वारा वो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, और क्या है कि अगर 1-2 पॉइंट और लिखना है तो क्या करें, इसमें बीच बीच में छात्रों का भी सहयोग लेते रहें, और क्या करें, क्वेश्चनियर मेथड का प्रयोग करें, यानी थोड़ा सा बताएं तो थोड़ा सा उनसे पूछ रहे हैं, सामने वाले छात्र से भी पूछिए, यानी क्वेश्चन मेथड, अपना क्वेश्चन आंसर वाला सिस्टम करते रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारा लेक्चर मेथड बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है। ठीक, आप लोग एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।